हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर योर कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर का मैंने आपको मतलब समझाया था। उसी तरीके से आज हम लोग सीखेंगे कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। ओके। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर को मार्केट में इशू करती है तो उसका एक टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है। से फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए किया है, 10 ईयर्स के लिए किया है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टेन्योर कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा रिफंड करना पड़ता है, मतलब कि रीपेमेंट करना पड़ता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बट ऑब्वियसली कंपनी को अगर डिबेंचर्स को पैसे रिफंड करने हैं तो पहले खुद के जेब में देखना पड़ेगा कि पैसा है कि नहीं है। ओके। उसके लिए कुछ प्लान वगैरह करना पड़ेगा। अगर मुझे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ को आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके। तो आज के वीडियो में पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो आइए देखते हैं। इन वन लाइन मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन फंड। ओके। डिबेंचर ये ऐसा पैसा है कि जो आप पब्लिक के पास है एज अ लोन करके लेते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोन फंड करके। ओके। तो अगर आप मेथड्स ऑफ रिडम्पशन देखोगे तो यहाँ पे 4 तरीके के मेथड्स है, मतलब 4 वेज से आप क्या कर सकते हो, उनको रीपेमेंट कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। ओके। मतलब कि कोई डिबेंचर होल्डर से सपोज कर कीजिए कि मेरे पास एक डिबेंचर होल्डर था, उसको मुझे 5 लाख का रीपेमेंट करना है। ओके। तो मैं उसको ऑप्शन दूंगा कि सर मैं आपको डिबेंचर का रीपेमेंट है ना कैपिटल देके मैं आपको पे करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको 5 लाख का इक्विटी शेयर्स देता हूँ। ओके। 5 लाख का मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स देता हूँ। तो कोई भी डिबेंचर होल्डर्स को अगर आपने शेयर्स दे के अगर पेमेंट किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट आउट ऑफ कैपिटल। ओके। मतलब कि शेयर्स देके अगर आपने पेमेंट किया तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल आपको पेमेंट करना पड़ता है। सेकंड वाला जो मेथड है उस मेथड का नाम है डीआरआर। डीआरआर का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ओके। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब कि जैसे कि मैंने आपको सिखाया था बाय बैक ऑफ शेयर्स में बताया था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी अगर आप कैपिटल का रीपेमेंट करते हो तो आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो उसी तरीके से अगर आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो तो आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा, ये रिजर्व्स कहाँ से क्रिएट होता है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। जो डी आई जी पी एफ मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। डी फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जी फॉर जनरल रिजर्व, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, एस फॉर सिंकिंग फंड। ओके। तो ये सारे रिजर्व्स में से आप क्या करते हो कि आपका एक डीआरआर क्रिएट करते हो। मेरा मतलब कि मेरे पास एक जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल के मैंने क्या किया, एक डीआरआर फंड रेडी किया और उस डीआरआर से मैं क्या करूंगा, वहां पे रीपेमेंट करूंगा। ठीक है। तो रिजर्व से मतलब रिजर्व में से अगर आप पैसा निकाल के अगर पेमेंट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डीआरआर मेथड। क्लियर है सबको? इसके बाद जो थर्ड वाला मेथड है उस मेथड का नाम है कन्वर्जन मेथड। ओके। तो यहाँ पे डिबेंचर को है ना वेरियस टाइप्स में ना कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि सपोज कीजिए कि एक 5 लाख का मेरा डिबेंचर था, उसको मुझे रीपेमेंट करना है। ओके। उस डिबेंचर होल्डर्स को ना ऑप्शंस दूंगा। ओके। कि सर आपको जो 5 लाख रुपीज़ पे करना है तो मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आपको शेयर्स भी दे सकता हूँ उस अमाउंट का, मैं आपको न्यू डिबेंचर्स भी दे सकता हूँ उसके बदले में। से फॉर एग्जांपल कि पुराना वाला डिबेंचर 5% वाला था, मैं आपको अभी 10% वाला डिबेंचर दे सकता हूँ, न्यू डिबेंचर्स आई कैन इशू। ओके। और लास्ट कैश का ऑप्शन कि अगर आपको डिबेंचर नहीं चाहिए, शेयर्स नहीं चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्टली 5 लाख का आपको कैश पेमेंट करता हूँ। ओके। तो 5 लाख का जो डिबेंचर्स था तो उसमें से उसने बोला कि सर मुझे एक काम करना कि 2 लाख रुपीज़ का आप क्या दे दो, शेयर्स। 2 लाख रुपीज़ का मुझे ड्यू डिबेंचर दे दो और 1 लाख रुपीज़ का मुझे क्या दे दो, कैश दे दो। मतलब कि यहाँ पे मैंने डिबेंचर को शेयर में भी कन्वर्ट किया, डिबेंचर में भी कन्वर्ट किया और कैश में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इस मेथड को बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। ओके। तो ये सारे मेथड्स के मैं आपको सम्स वगैरह अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करूँगा कुछ आने वाले वीडियोस में वगैरह। और मैंने जितने भी पहले कॉन्सेप्ट के वीडियोस बनाए हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट के मैं आपको सम्स भी सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम लोग ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। युवा कोचिंग क्लासेस करके आपको डालना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स के आपको सम्स वहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। ओके। बने रहिए हमारे साथ। ओके। जैसे कि मैंने बताया कि कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में हम लोग क्या करें, यहाँ पे डिबेंचर्स को शेयर्स में
न्यू डिबेंचर में और कैश में कन्वर्ट करेंगे। उसको किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये मैं आपको अगले वीडियो से बताऊंगा। लेकिन कन्वर्जन मेथड का आपको मतलब समझ में आ गया कि देखो कैसे होता है कि कोई भी टॉपिक का अगर आपको उसका मीनिंग पता चल गया ना, तो आपको आगे टॉपिक समझने के लिए ईजी जाता है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। सो उसी के लिए मैं आपको एग्जांपल देके ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। और जो लास्ट वाला मेथड है, जो सारे बच्चों लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता है सर, इसमें बहुत एंट्रीज है, इसमें लेजर्स बनाने पड़ते हैं। सो एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी मेथड बहुत ईजी है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड, सिंक होने का मतलब होता है रिड्यूस होना, रिड्यूस होना, राइट। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज कीजिए कि आपने एक आईफोन खरीदा है, ओके। सो आईफोन आपने एक 50,000 का खरीदा है, ठीक है। आई नो कि 50,000 में नहीं आता, उसका कॉस्ट ज़्यादा ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो भी आपने मॉडल लिया है। सो एक 50,000 का एक आईफोन लिया, बट ऑब्वियसली 5 ईयर्स के बाद उसका वैल्यू अभी क्या होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है। लेट सपोज करो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स आपको अभी न्यू फ़ोन खरीदना है, बराबर। जैसे आपने आज के दिन में अगर आईफोन लिया, तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा कि आपका उस आईफोन का जो आपने आज खरीदा उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। और बट ऑब्वियसली आपको उस दिन नया फ़ोन की ज़रूरत रहेगी। तो नया फ़ोन खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि जिस दिन आपने है ना फ़ोन खरीदा, उस दिन आपने है ना एक पिगी बैंक भी खरीदा। उस पिगी बैंक में आपने क्या किया, हर महीना, एवरी ईयर, एवरी 3 मंथ्स आपने क्या किया, एवरी डे पैसा जमा करना उसमें स्टार्ट किया, ठीक है। तो जहाँ से आपने फ़ोन खरीदा वहाँ से आपने एक पिगी बैंक भी खरीदा, और वहाँ से आपने एक पैसा जमा करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो 5 साल तक आपने क्या किया, इस एक्टिविटी को रिपीट किया। पैसा आप सेव करते गए, उसमें जमा करते गए, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो आफ्टर 5 ईयर जब भी आपका फ़ोन का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा ना, उसी दिन आपके पास 5 ईयर्स में एक अच्छा खासा एक फंड रेडी हो जाएगा। तो उस फंड में से आप क्या करोगे, आपका न्यू मोबाइल खरीदोगे। सो सेम चीज़ कंपनी भी करती है। कंपनी ने अगर कोई भी बड़ा मशीनरी अगर खरीदा, परचेज किया फ्रॉम द मार्केट, ओके। सो उसी दिन कंपनी क्या करती है, उसका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती है। कंपनी एक अमाउंट डिसाइड कर लेती है कि सो एंड सो अमाउंट वी विल कंट्रीब्यूट टू समवेयर इन इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़, जो भी है अकॉर्डिंग टू द मशीनरी कॉस्ट, ओके। सो मशीनरी के कॉस्ट के हिसाब से कंपनी क्या डिसाइड करेगी कि एवरी मंथ हम लोग इतना इतना पैसा बाजू में करेंगे। मतलब कि सपोज करो कि आफ्टर 10 ईयर्स ये मशीनरी का कॉस्ट अगर ज़ीरो हो गया, तो अपना काम नहीं रुकना चाहिए, हम लोग फटाक से क्या करेंगे, न्यू मशीनरी क्या करेंगे, खरीदी करेंगे, राइट। तो 10 ईयर्स तक क्या होता है, वो जो पैसा कंपनी ने साइड में किया था, तो उसको कहीं पे तो इन्वेस्ट भी किया था ताकि वो पैसा बढ़ भी सके, ठीक है। तो वो ऐसा कर करके उसने 10 साल तक एक फंड जमा किया, और उस फंड से कंपनी ने क्या किया, न्यू मशीनरी खरीदा। क्योंकि हर एक कंपनी को हर एक असेट के लिए, हर एक लाइबिलिटी के लिए ना प्रोविजन करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि कंपनियां पब्लिक के पैसे से चलती है, पब्लिक को पैसा रिफंड भी करना पड़ता है, उनको डिविडेंड भी देना पड़ता है, अगर डिबेंचर होल्डर्स है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ है तो उनको सैलरी सब उनको पेमेंट करना है। सो कंपनी क्या करती है, हर एक चीज़ का प्रोविजन रख के ही कंपनी चलती है। तो सिंकिंग फंड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक फंड जमा करते हैं, ताकि जब भी आपका असेट का वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उस दिन अपने पास अच्छा खासा एक फंड जमा रहेगा, उससे हम लोग नया असेट खरीद सकें, ताकि अपना काम ना रुके, ठीक है। तो ये थे ये 4 मेथड जिससे हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे डिबेंचर्स को हम लोग रिडीम करते हैं, ओके। सो आज हम लोग सीखेंगे कि कन्वर्जन मेथड क्या होता है। आज मैं आपको कन्वर्जन मेथड के बारे में बताऊंगा। उसमें कुछ सिंपल 3 ही एंट्री है जो आपको याद रखनी है, और उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। देखते हैं। सो एंट्रीज कुछ इस तरीके से रहेंगे। अगर आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो बाय कन्वर्जन मेथड, ओके, तो सबसे पहला आपका एंट्री होगा इसमें अमाउंट को ड्यू करना, कि डिबेंचर होल्डर्स को आपको कितना अमाउंट पे करना है, राइट। उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सो जो भी आपका ओल्ड वाला डिबेंचर का परसेंटेज है, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ओके। सपोज करो 10% है तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अगर आप 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, उसको 20 रुपीज़ प्रीमियम भी दे रहे हो, राइट, मतलब कि प्रीमियम पे आप रिडीम कर रहे हो, राइट ना। सो आपको प्रीमियम को भी क्या करना है, यहाँ पे डेबिट करना है। सो प्रीमियम ऑन डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये जो डिबेंचर्स थे, जो डिबेंचर जिसने लिए थे, तो उन होल्डर को आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। दैट्स वाई यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स को क्या किया है, क्रेडिट किया है। सो एंट्री किस तरीके से रहेगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। सपोज करो कि आपके समय प्रीमियम दिया ही नहीं है, राइट, तो एंट्री कैसे रहेगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे पेमेंट। तो अगर आपने पेमेंट किया है तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन रहेगा शेयर्स, उसके बाद रह सकता है न्यू डिबेंचर, उसके बाद रह सकता है कैश, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो जो भी आप दे रहे हो ना उसको आपको क्या करना है, इसमें क्रेडिट करना है। सो ये आप तीनों चीज़ किसको दोगे, ऑब्वियसली पुराने डिबेंचर होल्डर्स को, तो उनको आपको क्या करना है, डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट करना है। अपना जो रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सो हु इज द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स, तो उसको हम लोग एज पर रूल उसको डेबिट कर दिया। टू, अगर सपोज करो कि आपने उनको अगर शेयर्स दिया है तो क्या करने का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी इक्विटी शेयर्स दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, जो भी शेयर है यहाँ पे मेंशन करने का। उसके बाद सपोज करो कि आपने उनको न्यू डिबेंचर दिया है, सपोज करो कि आपका पहला 5% वाला था, आपने उसके बदले में उसको 10% वाला न्यू डिबेंचर दिया है, तो यहाँ पे 10% डिबेंचर अकाउंट आएगा। सपोज करो कि अगर आपने कैश में दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। तो जो भी आप उनको इशू कर रहे हो, दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या करेगा, क्रेडिट करने का। लेकिन सपोज करो कि ये जो आपने उनको शेयर्स दिया है डिबेंचर होल्डर्स को, तो आपने उनको बोल दिया कि सर हम आपको इक्विटी शेयर्स देंगे, लेकिन वो इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का है, आपको 12 रुपीज़ में हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो बट ऑब्वियसली इसमें ये 2 रुपये का क्या है, प्रीमियम, राइट। तो ये जो 2 रुपये का प्रीमियम है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है, क्योंकि कंपनी को ये 2 रुपीज़ का पेमेंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है, तो उस पेमेंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे प्रीमियम को, राइट। उसके बाद सपोज करो कि ये जो डिबेंचर्स दिया है, ये जो डिबेंचर दिया है, कभी कभी कंपनी क्या करती है, 100 का डिबेंचर है, तो उनके पुराने डिबेंचर होल्डर्स को अगर नया डिबेंचर दे रही है तो वो सपोज करो 96 में भी दे सकती है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो गया, 4 रुपीज़ का। तो मेरा 100 वाला डिबेंचर अगर मैं मेरे पुराने डिबेंचर होल्डर्स को 96 में दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा 4 रुपये का नुकसान है, 4 रुपीज़ का क्या है, मेरा लॉस है। तो उस लॉस को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। तो यहाँ पे देखो, शेयर्स अगर प्रीमियम पे दिए तो उसका प्रीमियम क्या करने का, क्रेडिट। डिबेंचर अगर न्यू वाला डिबेंचर अगर आपने डिस्काउंट पे दिया है तो उस डिस्काउंट को क्या करने का, यहाँ पे डेबिट करने का। सो क्लियर है ये सब एंट्री, ओके, डन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये जो आप प्रीमियम दे रहे हो, आप प्रीमियम और रिडम्पशन, तो ये एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रीमियम के लिए आपने पैसा कहाँ से एडजस्ट किया, उसका एंट्री होता है ये। प्रीमियम और रिडम्पशन एडजस्टेड, कहाँ से एडजस्ट किया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। आपके सिलेबस में ये ऐसा स्टैंडर्ड एंट्री दिया है, तो सेम एंट्री आपको क्या करना है, यहाँ पे पास करना है। आई होप कि कन्वर्जन के 3 एंट्रीज आपको समझे रहेंगे। इसके रिगार्डिंग टर्म्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पे जाके युवा कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग वहाँ पे भी ये सारे वीडियोस और इसके सम्स वगैरह हम लोग रिलीज करने वाले हैं। और सबसे मेन चीज़ जिसमें बच्चे लोग को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे 2 टाइप के आपको प्रीमियम दिख रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये जो हम लोग पे करने वाले हैं, और यहाँ पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये अपने को मिलने वाला है, राइट। तो जो प्रीमियम मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जो प्रीमियम आप दे रहे हो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो ये एक बेसिक कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चे लोग को होता है। सो आई होप कि आपको कन्वर्जन मेथड अच्छी तरीके से समझा रहेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट्स रहेंगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं।